नमस्कार। बाल विकास अनूपगढ़ के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए जो हमारा ऑनगोइंग टॉपिक था हेलो एल्केन लेसन 10। RBSE CBSE दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है ये। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे हेलो एल्केन की केमिकल रिएक्शंस के बारे में। आज हम उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी टॉपिक को। उसमें हम दूसरी, देखिए मैंने जैसे कि आपको पहले बताया है, हेलो एल्केन की 4 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। पहली अभिक्रिया होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN1 SN2, जिसके कुछ एग्जाम्पल हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। फ्रीडेल क्राफ्ट लास्ट एग्जाम्पल किया था। उसके बाद दूसरी जो अभिक्रिया होती है वो होती है विलोपन या एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तीसरे प्रकार की इसकी अभिक्रियाएं हैं रिएक्शन विद मेटल्स, और चौथे प्रकार की जो अभिक्रिया है वो होती है अपचयन या रिडक्शन रिएक्शन। तो आज हम पहले बात कर रहे हैं विलोपन अभिक्रिया के बारे में, एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। इस अभिक्रिया का एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं बीटा विलोपन, और इसी अभिक्रिया का एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं विहाइड्रोहैलोजनीकरण। विहाइड्रोहैलोजनीकरण, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, विहाइड्रोहैलोजनीकरण, यहाँ बीटा एलिमिनेशन या नॉर्मल एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इसमें होता क्या है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि इसमें हाइड्रोजन भी बाहर निकलेगा और हैलोजन भी बाहर निकलेगा। तो बीटा विलोपन किस प्रकार से कहते हैं, देखिए हमारे पास में मान लीजिए ये है CH3CH2Cl। अब इसके क्या करेंगे, अल्कोहलिक KH की प्रेजेंस में, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को किया जाएगा, और यहां से हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों बाहर निकलेंगे। इन रिएक्शन में ध्यान रखना होता है, जिसके साथ प्रतिस्थापी लगा रहे, जिसके साथ ग्रुप लगा रहे, उसको अल्फा कहते हैं, और उसके नेक्स्ट वन होता है बीटा। तो अल्फा से तो क्लोरीन बाहर निकलेगा, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, मतलब क्लोरीन या हैलोजन का भी बाहर निकलना और हाइड्रोजन का भी बाहर निकलना, और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। यहां से हैलोजन जाएगा, यहां से हाइड्रोजन जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बीटा कार्बन से गया है और इसीलिए इसको बीटा विलोपन कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं की एक विशेषता होती है कि इनमें 2 सिग्मा बंध टूटते हैं, इनमें 2 सिग्मा बंध टूटते हैं, और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, एक पाई बंध का निर्माण होता है। यह ध्यान रखना, 2 सिग्मा बंध टूटेंगे, एक पाई बंध का निर्माण होगा। ठीक है, तो अब हम इस रिएक्शन को करते हैं, ये बीटा है। देखिए यहां से क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। ये CH2 ऑलरेडी था, यहां से एक क्लोरीन और यहां से एक हाइड्रोजन, इसको मैं से लिख देता हूं, यहां से एक क्लोरीन और यहां से हाइड्रोजन बाहर निकल गया, और किसका निर्माण कर लिया, एथीन का निर्माण कर लिया। तो इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है, ये है संतृप्त से, सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड, असंतृप्त प्रकार के यौगिक को बनाने की अभिक्रिया। वापिस देखिए, अल्फा कार्बन वो होता है जिसके साथ कोई प्रतिस्थापी लगा रहे, तो यहाँ पर प्रतिस्थापी लगा हुआ है। इसी के साथ में बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से क्लोरीन जाएगा, इसी वजह से इसको बीटा विलोपन प्रकार की अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ से हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों गए हैं, इसलिए इसको विहाइड्रोहैलोजनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात विलोपन अभिक्रियाएं वह अभिक्रियाएं हैं जिनमें 2 सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तथा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन से हैलोजन रिमूव होता है, उसे कहते हैं विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोहैलोजनीकरण और बीटा विलोपन प्रकार की अभिक्रिया। अर्थात यहां से स्पीशीज बाहर निकलेगी, एलिमिनेट होगी। अब ये तो इसका पहला एग्जाम्पल है जिसके अंदर हमने स्पीशीज को एलिमिनेट कर दिया। अब हम बात करते हैं कि कौन सा जो एल्केन है, कौन सा हेलो एल्केन है वो ज्यादा अभिक्रिया देगा इसमें। तो इसकी अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, अभिक्रियाशीलता का क्रम, अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, सबसे ज्यादा जो अभिक्रियाशीलता होगी वो किसकी होगी, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता
यहां पर होती है 3 डिग्री की। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता किसकी होगी? 3 डिग्री की। सबसे ज्यादा R3X होगा, उसके बाद में R2X मतलब जिसके अंदर 2 लगे हुए हैं, और उसके बाद में RX। तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की और फिर 1 डिग्री की। तो इस प्रकार से इसकी अभिक्रियाशीलता का क्रम होता है। यहां से इस तरीके से ये बाहर निकला है ये, तो इसको वी हाइड्रोहेलोजनीकरण कहा जाता है। अब अगर यहां पर सभी में एल्किल जो हैलोजन है वो सेम है, अगर एल्किल ग्रुप सेम रहे, एल्किल समूह समान हो, एल्किल समूह समान हो, तो उस स्थिति में क्या होता है? उस स्थिति में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता RI की होगी, उसके बाद में RBr की होगी, उसके बाद में RCl की होगी, और सबसे कम किसकी होगी? RF की। इनका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने के कारण इस बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है, इस वजह से सबसे ज्यादा क्रियाशील ये होता है। आयोडीन आसानी से निकल जाएगी, और सामान्य अभिक्रियाशीलता का क्रम ये है। तो विलोपन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिसमें 2 सिग्मा बंध टूटते हैं और एक पाई बंध का निर्माण होता है। अल्फा कार्बन से हैलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकलती है, उन्हें विलोपन अभिक्रियाएं कहा जाता है, बीटा विलोपन अभिक्रियाएं कहा जाता है, या वी हाइड्रोहेलोजनीकरण की अभिक्रियाएं कहा जाता है। तो अभी हमने यहां पर बात की इन अभिक्रियाओं के बारे में। अब यहां पर ही एक और कंसेप्ट आएगा जिसको बोलते हैं सेट-जेफ का नियम, उसको देखिए। इसी के अंदर एक नियम लगता है जिसे हम कहते हैं सेट-जेफ का नियम। उस नियम को बड़े ध्यान से समझिए, सेट-जेफ का नियम, सेट-जेफ का नियम। ये विलोपन में लगता है, बीटा विलोपन के अंदर ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा लगता है। देखिए, सबसे पहले ये नियम तब लगेगा जब 2 प्रकार के एल्कीन के बनने की संभावनाएं हों। ये नियम तब लगेगा जब 2 प्रकार के एल्कीन के बनने की संभावनाएं हों, अर्थात जो हमारे पास हेलो एल्केन होगा उसमें 2 बीटा कार्बन पाए जाते हैं। तो कौन सी एल्कीन ज्यादा मात्रा में बनेगी और कौन सी एल्कीन कम मात्रा में बनेगी, इसको बताने के लिए सेट-जेफ नामक वैज्ञानिक ने, ये रशियन एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपना एक रूल दिया है जिसको बोलते हैं सेट-जेफ लॉ। तो देखिए, इसको बड़े आसान शब्दों में समझिए। मान लीजिए हमारे पास एक ये है, ये हमारे पास एक हेलो एल्केन है जिसमें ये कार्बन कौन सा है? अल्फा, ये कार्बन कौन सा है? बीटा, और ये कार्बन भी कौन सा है? बीटा। ठीक है, तो इसको हम बीटा कह देते हैं, इसको हम बीटा डैश कह देते हैं। अब यहां से भी क्लोरीन निकल के और यहां से भी हाइड्रोजन जा सकता है, यहां से क्लोरीन निकल के यहां से भी हाइड्रोजन जा सकता है। तो इसका मतलब यहां से 2 प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना है, अल्फा, बीटा और बीटा डैश, क्योंकि यहां पर 2 बीटा कार्बन है इसलिए। तो इसकी जब अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्रिया होगी, अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में इसकी क्रिया होगी, तो देखिए हम पहले बात करते हैं 2 प्रकार की एल्कीन बनेगी। यहां से क्या बनेगी? 2 प्रकार की एल्कीन बनेगी, 2 प्रकार की एल्कीन बनेगी यहां से। और वो कैसे बनेगी? सबसे पहले मैं बात करता हूं बीटा से। तो बीटा से बात करेंगे तो एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, ये क्लोरीन यहां से निकल जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये भी हम यहां पर 2 ले लेते हैं और यहां से 2 HCl को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब ये तो क्या बन गया? ये है 2 ब्यूटीन। ठीक है, प्लस अब मैं ये कहता हूं कि बीटा डैश से कौन सा बनेगा? बीटा डैश से, इसको ऐसे प्रदर्शित नहीं करते हैं जब हम लिखते हैं बीटा और बीटा डैश से, सिर्फ समझाने के लिए यहां पर बताया जा रहा है। बीटा डैश में हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, जब ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बनेगा? देखिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी 1 ब्यूटीन। ठीक है, ये बन जाएगी 1 ब्यूटीन। अर्थात जब मैं बीटा की बात कर रहा हूं तब तो एक हाइड्रोजन ऐसे निकल गया, यहां से हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन के निकलते ये दोनों सिग्मा बंध टूट गए और यहां पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ये बन गया पाई बॉन्ड, 2 ब्यूटीन बन गई। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं बीटा डैश की, तब क्या हुआ है? बीटा डैश के कंडीशन में यहां पर एक हाइड्रोजन ये बाहर निकल गया इस तरीके से HCl के रूप में बीटा डैश में। ठीक है, और बीटा डैश से डबल बॉन्ड कहां आ गया? ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये वाला बॉन्ड टूट गया, डबल बॉन्ड यहां पर आ गया, तो ये बन गया 1 ब्यूटीन।
अब इससे दो प्रकार की एल्कीन बनने की संभावनाएं थी और दोनों प्रकार की एल्कीन यहां पर बन गई। अब सेटजेफ का नियम यह बताता है कि कौन सी एल्कीन ज्यादा मात्रा में बनेगी। सेटजेफ का नियम क्या बताता है कि अगर विलोपन अभिक्रिया के दौरान एक से ज्यादा प्रकार की या दो प्रकार की एल्कीन बनने की संभावनाएं हों तो कौन सी एल्कीन ज्यादा मात्रा में बनेगी उसको सेटजेफ के नियम के आधार पर बताया जाता है। तो सेटजेफ का नियम क्या है उसको देखिए, वह अधिक प्रतिस्थापी युक्त, अधिक एल्किल प्रतिस्थापी युक्त एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी। इसका एक रीजन भी होता है लेकिन अभी हम उसकी यहाँ पर बात नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके लेवल की चीज़ नहीं है, सिर्फ मैं बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से इसको करवा रहा हूँ। तो वहाँ पर आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है कि सेटजेफ का नियम क्या कहता है, अधिक एल्किल प्रतिस्थापी युक्त एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी। अर्थात अगर किसी विलोपन अभिक्रिया में एक से अधिक प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना हो तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी जिसमें अधिक एल्किल प्रतिस्थापी लगे हुए हैं। तो यहां पर देखते हैं कैसे। यहां पर एक एल्किल प्रतिस्थापी ये लगा और एक एल्किल प्रतिस्थापी ये लगा, जबकि नीचे वाली में एक एल्किल प्रतिस्थापी केवल यही है, इस तरफ कोई एल्किल प्रतिस्थापी है ही नहीं। ठीक है, जब हम एल्किल प्रतिस्थापी देखेंगे तब हम देखेंगे डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ लगे हुए। तो इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ लगा हुआ एक एल्किल प्रतिस्थापी, इसके साथ लगा हुआ ये एल्किल प्रतिस्थापी, जबकि यहां पर एक ही प्रतिस्थापी है एथिल के रूप में। तो यहां पर कितने प्रतिस्थापी हैं, दो, और यहां पर कितने प्रतिस्थापी हैं, एक। तो ये बनेगी ज्यादा मात्रा में और 81% के आसपास, मतलब ये मुख्य उत्पाद होगा, मुख्य उत्पाद, और ये बनेगी कम मात्रा में और 19% के आसपास होगी और ये क्या होगा, अल्प उत्पाद होगा। ठीक है, ये ज्यादा मात्रा में बनेगी, लार्ज क्वांटिटी, मेन प्रोडक्ट ये है और ये इसका बाय प्रोडक्ट है, या हम ये कह सकते हैं कि बहुत कम मात्रा में बनता है। तो एक बार वापस देखिए इस रिएक्शन को। वापस इसमें क्या हुआ है, सेटजेफ के नियम को हम बना रहे हैं। अगर किसी एल्कीन से दो प्रकार के, अगर किसी हेलो एल्केन से विलोपन अभिक्रिया द्वारा दो प्रकार के एल्कीन बनने की संभावना हो तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी जिसमें अधिक एल्किल प्रतिस्थापी होते हैं। ये हेलो एल्केन है, इसमें एक ये अल्फा कार्बन है और इसके साथ वाला ये बीटा और ये भी बीटा। सबसे पहले यहां से एक हाइड्रोजन जाएगा तो ये वाला कंपाउंड बन जाएगा CH3CH, एक हाइड्रोजन चला गया तो CH, उसके बाद में डबल बॉन्ड CH, क्लोरीन भी यहां से चलेगी और CH3, तो 2 ब्यूटीन बन गया। और अगर यहां से हाइड्रोजन जाएगा तो एक दूसरा उत्पाद बनेगा CH3 CH2 CH, डबल बॉन्ड CH2 और HCl बाहर। तो ये यहां पर ज्यादा एल्किल प्रतिस्थापी लगे हुए हैं तो ये मुख्य उत्पाद बनेगा, और यहां पर एक ही एल्किल प्रतिस्थापी है तो ये क्या बनेगा, अल्प उत्पाद बनेगा। मुख्य उत्पाद यहां पर लगभग 81% बनता है, 81%, और जो अल्प उत्पाद होता है वो लगभग 19% बनता है, 19% के आसपास। नेक्स्ट देखते हैं एक और अभिक्रिया इसी के अंदर जो कि इसको और अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकती है। तो ये हो गया सेटजेफ का नियम। सेटजेफ के नियम का एक एग्जांपल हम और करते हैं। देखिए CH3 CH2 CCH3 CH3Br, यहां पर हमने ये CH3 ये CH3 CH2 CH3 सब लगा दिया है। यहां पर 3 प्रकार की जो बीटा कार्बन है वो पाई जा रही है, जिसमें एक ये बीटा कार्बन है, एक ये है और एक ये है। इसमें से हम एक को प्रतिस्थापी मान लेते हैं तो उसके ऊपर कुछ नहीं करेंगे और बाकी जो दोनों हैं उनके ऊपर जो अपने कर हैं उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैं ये मानता हूं ये अल्फा है, ये बीटा होगी और ये बीटा डैश होगी। एक्चुअली ये भी बीटा डबल डैश है लेकिन इसको अभी हम नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पर 2 ही उत्पाद बना रहे हैं, ये अल्फा है। अब ये अभिक्रिया भी किसकी उपस्थिति में होगी, अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में होगी। तो सबसे पहले यहां से निकलेगा बीटा से, तो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3, इसको बोलते हैं
2 मेथिल 2 ब्यूटीन, ठीक है। अब उसके बाद में जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो बीटा डैश से, यहां से हटा रहे हैं देखिए एक हाइड्रोजन, तो यहां से देखिए क्या बनेगा, CH3 CH2C CH3 डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएगा 2 मेथिल एंड 1 ब्यूटीन। अब देखिए नियम ये कहता है कि जिसके पास जितने ज़्यादा एल्किल प्रतिस्थापी होंगे वह उतना ही ज़्यादा बनेगा। तो यहाँ पर एल्किल प्रतिस्थापी 1, 2 और 3 है, एल्किल जो सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप है वो 3 है। लेकिन जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये तो डबल बॉन्ड है, यहाँ पर कितने हैं, 1 और 2, तो इसका मतलब ये ज़्यादा बनेगी और ये कम बनेगी, और ये बनती है 81% और ये बनती है 19%। तो अभी हमने बात की विलोपन अभिक्रिया और सेटजेफ के नियम के बारे में, सेटजेफ नियम के 2 एग्जाम्पल किए। अब हम बात करते हैं एल्किल हैलाइड की थर्ड रिएक्शंस के बारे में, तीसरी जो इनकी रिएक्शंस होती हैं उसके बारे में हम बात करते हैं, और वो है धातुओं से अभिक्रियाएं। 5 अभिक्रियाएं हैं, महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं। इसकी थर्ड रिएक्शन है धातुओं से अभिक्रिया, धातुओं से अभिक्रिया। अब धातुओं से अभिक्रिया इसकी बहुत महत्वपूर्ण है। उसका रीजन ये है कि यहाँ धातुओं से अभिक्रिया से ग्रिग्नार्ड विकर्मक का निर्माण होगा, TeL टेट्राएथिल लेड का निर्माण होगा, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक का निर्माण होगा, सुपर GR का निर्माण होगा और 1-2 कंपाउंड्स का निर्माण होगा। उन सभी के बारे में हम बात करते हैं। इसकी सबसे पहली जो रिएक्शन है वो है वुड्स अभिक्रिया। ये बहुत छोटी छोटी रिएक्शन है, वुड्स अभिक्रिया सबसे पहली रिएक्शन। इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास 2 एल्किल हैलाइड हैं, CH3Cl प्लस Na प्लस ClCH3, 2 एल्किल हैलाइड लेंगे, उनकी अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ करवाई जाएगी, और ये जो अभिक्रिया होती है ये होती है शुष्क ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, यहां से 2 NaCl बाहर निकल जाएगा और एक एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। 2 NaCl यहां से बाहर निकल जाएगा और एक एल्केन का फॉर्मेशन यहां पर इस अभिक्रिया के अंदर होगा। देखिए यहां से CH3 ये बन गया, CH3 प्लस क्या निकल गया, 2 NaCl। तो इसका मतलब उत्पाद में वुड्स अभिक्रिया से क्या होता है, दुगनी कार्बन संख्या का एल्केन बनता है, तो यहां पर यहां वुड्स अभिक्रिया में यहां पर कार्बन इसमें 1 था, इसमें भी 1 था, लेकिन जो इनसे प्रोडक्ट बना है, इससे जो प्रोडक्ट बना है उसमें क्या है, दुगनी कार्बन संख्या है, 2 कार्बन हो गए। तो होता क्या है, एल्किल हैलाइड किसके साथ, 2 एल्किल हैलाइड के अणु किसके साथ अभिक्रिया करते हैं, सोडियम के साथ अभिक्रिया करते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करते हैं, और किसका निर्माण करते हैं, एल्केन का। तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं वुड्स अभिक्रिया। यहीं पर एक और अभिक्रिया होती है जिसको वुड्स हीटिंग अभिक्रिया कहते हैं। उसमें एक एल्किल हैलाइड होता है, एक एरिल हैलाइड होता है, उसको हम एरिल हैलाइड के टॉपिक में फिर डिस्कस करेंगे। ये इसकी पहली अभिक्रिया वुड्स अभिक्रिया, जिसमें दुगनी कार्बन संख्या के एल्केन का निर्माण होता है। अब इसकी दूसरी अभिक्रिया करते हैं धातु के साथ, दूसरी अभिक्रिया इसकी, टोटल 5 अभिक्रियाएं इसके अंदर होती हैं। पहली वुड्स अभिक्रिया, दूसरी जो अभिक्रिया है, दूसरी अभिक्रिया है फ्रैंकलैंड अभिकर्मक का निर्माण, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ फ्रैंकलैंड रिएजेंट। फ्रैंकलैंड अभिकर्मक जो होता है वो फ्रैंकलैंड अभिकर्मक जो है उसको कहा जाता है डाईएथिल जिंक होता है, वो C2H5 की ट्वाइस Zn। ये डाईएथिल जिंक जो है इसको फ्रैंकलैंड अभिकर्मक कहा जाता है। और बहुत सारी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, इन रासायनिक अभिक्रियाओं में इस फ्रैंकलैंड जो रिएजेंट है इसको यूज़ किया जाता है। कई प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर हम लेंगे C2H5Br प्लस Zn प्लस C2H5Br, Cl भी ले सकते हैं आप। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये 2 Zn लिए जाएंगे, यहाँ से 1 Zn तो इन दोनों ब्रोमीन को लेकर बाहर निकल जाएगा और क्या बना देगा, ZnBr2, और बाकी ये दोनों इसके साथ जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, C2H5 की ट्वाइस Zn। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाईएथिल जिंक, डाईएथिल
जिंक, इसको बोलते हैं फ्रैंकलैंड अभिकर्मक या डाइएथिल जिंक। तो दूसरी अभिक्रिया हमने कर ली धातुओं के साथ। अब हम तीसरी अभिक्रिया कर रहे हैं। तीसरी अभिक्रिया होती है सुपर जीआर का निर्माण। तीसरी इसकी अभिक्रिया होती है जो धातुओं के साथ अभिक्रिया है वो है सुपर जीआर का निर्माण। तीसरी उच्च ग्रिग्नार अभिकर्मक का निर्माण, सुपर जीआर बोलते हैं इसको, या लिथियम से अभिक्रिया। लिथियम से अभिक्रिया, सुपर जीआर का निर्माण या लिथियम से अभिक्रिया। किस प्रकार से अभिक्रिया होगी उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं C2H5Br, किसके साथ अभिक्रिया करेगा, ये अभिक्रिया करेगा 2Li के साथ में, और किसकी प्रेजेंस में अभिक्रिया करेगा, ईथर की प्रेजेंस में अभिक्रिया करेगा। ठीक है, यहां से एक Li इसके साथ निकल जाएगा किसके रूप में, LiBr के रूप में, प्लस C2H5Li और जुड़ जाएगा, C2H5Li और जुड़ जाएगा। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, ये लिथियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, लिथियम का कार्ब धात्विक यौगिक है, और इसको बोला जाता है सुपर जीआर। उन सभी अभिक्रियाओं में जहां पर हम ग्रिग्नार अभिकर्मक का भी प्रयोग नहीं कर सकते, कई अभिक्रियाएं ऐसी जिनमें ग्रिग्नार अभिकर्मक भी अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित नहीं करता, वहां सुपर जीआर की सहायता से अभिक्रियाओं को संपन्न करवाया जाता है। इसके बाद यह है सुपर जीआर का निर्माण, थर्ड रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन हम करते हैं। फोर्थ रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है इसकी, और वो रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार अभिक्रमक का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। विक्टर ग्रिग्नार ने सबसे पहले जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसका फॉर्मेशन किया, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है RMgX। RMgX होता है ग्रिग्नार अभिकर्मक। बहुत सारी ऑक्सीकरण की अभिक्रियाओं में, अल्कोहल की अभिक्रियाओं में, कार्बोक्सिलिक की अभिक्रियाओं में इसका हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट आगे जैसे जैसे चलेंगे। और इसका देखिए कैसे होगी रिएक्शन, CH3Br रिएक्शन किसके साथ में करेगा, मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन करेगा। और ये रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होती है, हमेशा ड्राई ईथर की उपस्थिति में होती है, क्योंकि जो ग्रिग्नार अभिकर्मक होता है बहुत अधिक क्रियाशील है, और अगर जल की थोड़ी सी भी मात्रा हो तो उस थोड़ी सी वाटर के साथ में अभिक्रिया करके ये अपघटित हो जाता है, टूट जाता है। तो यहां पर देखिए क्या बनेगा, CH3MgBr। तो क्या हो गया, R CH3, उसके बाद में Mg, उसके बाद में Br, तो ये क्या बन गया, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या RMgX। तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। मान लीजिए हमारे पास क्या है, RX है, RX की अभिक्रिया हम किसके साथ में करवा रहे हैं, मैग्नीशियम के साथ में, और किसकी उपस्थिति में करवा रहे हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवा रहे हैं। तो क्या बन जाएगा, RMgX। तो मतलब एक प्रकार की योगात्मक अभिक्रिया है जिसमें मैग्नीशियम इसके अंदर ऐड हो जाती है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ रिएक्शन, ग्रिग्नार अभिकर्मक का निर्माण, ये क्या है, ग्रिग्नार अभिकर्मक। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, पांचवी अभिक्रिया धातुओं के साथ, पांचवी और अंतिम अभिक्रिया जो इसकी धातुओं के साथ होती है वो होता है टेट्राएथिल लेड का निर्माण, TeL का निर्माण, टेट्राएथिल लेड का निर्माण। टेट्राएथिल लेड होता है ये कंपाउंड C2H5 टेट्राएथिल लेड, टेट्राएथिल लेड का निर्माण, यहाँ C2H5 का निर्माण। टेट्राएथिल लेड एक एंटी नॉकिंग एजेंट है, अपस्पन रोधी है, और इसका पेट्रोल के अंदर यूज पहले किया जाता था। वर्तमान में प्रदूषण के कारण लेड के जो अवयव होते हैं प्रदूषण ज़्यादा करते हैं, इस वजह से इसका वर्तमान में उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन ये एंटी नॉकिंग एजेंट होता है। तो देखिए रिएक्शन किस तरीके से होगी, रिएक्शन यहाँ पर देखिए 4C2H5Br, ट्राईएथिल ब्रोमाइड ले लिया, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, ये रिएक्शन करेगा 4PbNa के साथ में, मतलब लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ में यह अभिक्रिया संपन्न होगी। और लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ में यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में संपन्न होती है, ये संपन्न होती है ईथर की उपस्थिति में। तो देखिए यहाँ पर बनेगा क्या, सबसे पहले तो यहाँ से ये चार इस लेड के साथ में बाहर निकल जाएंगे। तो देखिए क्या बना, सबसे पहले C2H5 और Pb, तो ये क्या है, चार एथिल हैं, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, टेट्रा एथिल और लेड, और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, TeL, टेट्रा एथिल लेड बन गया।
यहां से 4 Na और 4 Br यहां से बाहर निकल जाएंगे। क्या निकल जाएगा? 4 NaBr बाहर निकल जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया? 3 Pb बच गया, 3 लेड वैसे के वैसे बाहर निकल जाएंगे। तो इसका मतलब इस अभिक्रिया में क्या होगा? एथाइल ब्रोमाइड किसके साथ अभिक्रिया करता है? लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ अभिक्रिया करता है, लेड सोडियम अलॉय के साथ अभिक्रिया करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, जिससे किसका निर्माण होता है? टेट्राएथिल लेड का निर्माण होगा। 4 NaBr के साथ 4 NaBr के रूप में बाहर निकल जाएंगे और 3 लेड यहां से बाहर हो जाएंगे। तो अभी हमने यहाँ पर जो अभिक्रियाएं की हैं, सिर्फ एक अभिक्रिया रहेगी हेलो एल्केन की, उसको भी अभी फिनिश करते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि इस वीडियो में अभी तक हमने क्या किया है। आज हमने जो हेलो एल्केन है उसकी हेलो एल्केन की दूसरी अभिक्रिया से हमने स्टार्ट किया था। हेलो एल्केन की 4 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले स्टार्ट किया विलोपन अभिक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको बीटा विलोपन कहते हैं, और उसमें हमने एक नियम पढ़ा सेट-जेफ का नियम। अर्थात अगर हेलो एल्केन से 2 प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना हो तो वह एल्कीन ज़्यादा मात्रा में बनेगी जहां पर ज़्यादा एल्किल प्रतिस्थापी जुड़े हों, सेट-जेफ का नियम। उसके बाद हमने आगे बात की थी धातुओं के साथ अभिक्रिया। जो हेलो एल्केन है ये 5 प्रकार की धातुओं के साथ अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। 5 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, इसकी और महत्वपूर्ण है। सबसे पहले सोडियम के साथ अभिक्रिया को हम कहते हैं वुड्स अभिक्रिया। उसके बाद में जो नेक्स्ट रिएक्शन है, उस नेक्स्ट रिएक्शन में हमने बात की थी लिथियम के साथ, लिथियम सुपर Gr का फॉर्मेशन होता है, उच्च ग्रीनआर अभिकर्मक का निर्माण होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट अभिक्रिया है वो हमने की फ्रैंकलैंड अभिकर्मक का निर्माण, मतलब डाईएथिल जिंक का निर्माण। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट अभिक्रिया की वो है RMgX या ग्रीनआर अभिकर्मक का निर्माण। और जो 5वीं और अंतिम अभिक्रिया अभी हमने की है ये है टेट्राएथिल लेड का निर्माण। तो टेट्राएथिल लेड क्या होता है? पेट्रोल के अंदर एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में डाला जाता था। अभी वर्तमान में इसका बहुत कम उपयोग किया जाता है और इंडिया में तो लगभग इसका उपयोग होता ही नहीं। अब हम करते हैं हेलो एल्केन की लास्ट एक अभिक्रिया जो बची हुई है। हेलो एल्केन की 4 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, जिनमें पहली अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, दूसरी अभिक्रिया विलोपन, तीसरी अभिक्रिया धातुओं के साथ और चौथी अभिक्रिया है अपचयन, रिडक्शन। सबसे सिंपल अभिक्रिया है। रिडक्शन से हमेशा किसका निर्माण होगा? रिडक्शन से निर्माण होगा एल्केन का, बस फिनिश, ये रिएक्शन है। देखिए कैसे, मान लीजिए हमारे पास RX है, RX के साथ में हम क्या करेंगे? 2 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, या H2 के रूप में या नवजात हाइड्रोजन के रूप में ऐड कर देंगे। तो इससे किसका फॉर्मेशन होगा? इससे फॉर्मेशन होगा RH का प्लस HX का। फॉर एग्जाम्पल CH3Cl2H, तो इससे क्या बन जाएगा? CH4 प्लस HCl का। और यहाँ पर जो अपचयन कर्मक होते हैं, मतलब जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, वो कौन कौन से लिए जा सकते हैं? वो यहाँ पर लिए जा सकते हैं LiAl4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर लिया जा सकता है C2H5OH और Na। इसके अलावा यहाँ पर लिया जा सकता है Zn और HCl। तो ये सारे के सारे अपचयन कर्मक यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के Zn HCl यूज किया जा सकता है अपचयन क्रमक के रूप में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज किया जा सकता है अपचयन क्रमक के रूप में, अल्कोहल सोडियम यूज की जा सकती है अपचयन क्रमक के रूप में। तो ये इसकी अपचयन की विक्रिया जिससे एल्केन का निर्माण होगा। तो आज हमने हेलो एल्केन की सारी केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट में हम डाई हैलोजन व्युत्पन्न के बारे में बात करेंगे। तब तक इस वीडियो को देखते रहें। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।